पूरी जिंदगी हार का मुंह देखता है बाबर ने, जो दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर था, जिसने अपनों से ही बेइंतहा धोखे खाए। वह अपनी आखिरी सांस में काबुल से बनारस तक फैले एक विशाल साम्राज्य का राजा था। ये सब उसने कैसे हासिल किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि बाबर फरगना के राजा उमर शेख मिर्जा का बेटा था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब बाबर 11 साल का था, तब उसके पिता उमर शेख मिर्जा चल बसे। बस वहीं से ही बाबर के दोनों चाचाओं ने उसे गद्दी पे से हटाने के भरसक प्रयास किए। हालांकि वे 4 साल तक कामयाब तो ना हुए, लेकिन जब बाबर 15 साल की उम्र में समरकंद को जीतने निकला, तो 7 महीने के बाद समरकंद जीत तो लिया गया, लेकिन पीछे से फरगना में बगावत हो गई। जैसे ही बाबर फरगना को दोबारा जीतने निकला, तो पीछे से उज़्बेकों के सरदार मोहम्मद शाहबयानी खान ने समरकंद छीन लिया। तो अंत में बाबर के हाथ कुछ नहीं बचा, ना ही फरगना और ना ही समरकंद। अगले 6 सालों तक बाबर बदख्शान और बाल्ख की पहाड़ियों में खाना बदोशों की तरह भटकता रहा। उसने समरकंद दोबारा जीतने की कोशिश की, लेकिन उज़्बेकों का सरदार मोहम्मद शाहबयानी खान बाबर से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और बाबर को बार बार मुँह खानी पड़ती। हालात इतने ख़राब हो गए कि बाबर को अपनी बहन खानजादा की शादी मोहम्मद शाहबयानी खान से करवानी पड़ी, ताकि बाबर खुद को उसके कोप से बचा सके। गिरते पड़ते जैसे तैसे बाबर ने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ हिंदू कुश पार किया और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। वहीं उत्तर में उज़्बेकों ने मुग़लों के इलाके छीन लिए। मुग़लों के खोए हुए इलाके वापस पाने के लिए बाबर ने ईरान के शाह से हाथ मिलाया। क्योंकि ओटोमन्स और उज़्बेक दोनों सुन्नी थे और सफ़ाविद साम्राज्य शिया था, इसलिए वे आपस में दुश्मन थे। ईरान का शाह इस्माइल बाबर को मुग़लों की खोई हुई ज़मीन वापस दिलवाने पर राजी हो गया, लेकिन शर्त यह थी कि बाबर को शिया मज़हब कबूलना होगा और ट्रांसओक्सेनिया में शिया मज़हब को लागू करना होगा, जिस पर बाबर ने अपनी सहमति दे दी। 1510 के मरव के युद्ध में शाह इस्माइल ने शाहबयानी खान को हरा दिया, जिसमें शाहबयानी खान मारा गया। अब बाबर के पास एक बहुत अच्छा मौका था मुग़लों के खोए हुए इलाके वापस पाने का। 1511 तक बाबर ने फरगना, बुखारा, समरकंद, हिसार, कुंडुज, ताशकंद पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन ये जीत ज़्यादा दिन टिकी नहीं। उज़्बेकों के नए सरदार उबैदुल्ला खान ने बाबर को कुल्ले मलिक में बुरी तरह परास्त किया। इसके बाद बाबर समझ चुका था कि वह कभी ट्रांसओक्सेनिया में मुग़लों के खोए हुए इलाके वापस नहीं ले पाएगा। वे इलाके जिन पर कभी तैमूर का राज था, अब उज़्बेकों के अधीन थे। काबुल और गजनी के छोटे से पहाड़ी राज्य में गरीबी और बदहाली से ग्रस्त बाबर की नज़र अब हिंदुस्तान पर पड़ी, जहां उसकी दाल गल सकती थी। बाबर के आक्रमण से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके पर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी का कब्जा था, लेकिन अफ़गान सरदार आपस में लड़ने के लिए मशहूर थे। एक दूसरे की टांग खींचना आम था। जहां पंजाब में दौलत खान लोदी खुद को पंजाब का राजा मानता था, वहीं जौनपुर और बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग अफ़गान सरदारों ने बगावत कर रखी थी। राजपूताना पर बहुत ही ताकतवर राणा सांगा की पकड़ थी, जो खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में परास्त कर चुके थे। राणा इतने ताकतवर हो चुके थे कि अब उनकी नज़र दिल्ली पर थी। वहीं दूसरी ओर बंगाल और गुजरात में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का राज था। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत बटा हुआ था और एक बटे हुए देश को पराजित करना बाबर के लिए मुश्किल तो था, लेकिन असंभव नहीं था। उज़्बेकों के हाथ करारी शिकस्त खाने के बाद बाबर की नज़र भारत पर गई। भारत पर पहले हमले में बाबर ने यूसुफजाई पठानों पर नकेल कसी, बाजौर के पठानों का दमन किया और बिना किसी रोक टोक के बहरा को जीतते हुए 1519 में वह खुशाब तक आ पहुंचा। बाबर का दूसरा हमला सफल नहीं रहा, क्योंकि बीच में उसे यह खबर मिली कि बदख्शान में बगावत हो चुकी है। वहीं तीसरे हमले में उसने सियालकोट जीत लिया, लेकिन चौथे हमले से पहले बाबर कंधार जीतना चाहता था, ताकि उस पर पीछे से हमला ना हो पाए। 2 साल लगाकर 1522 तक बाबर ने आरगुनों से कंधार को जीत लिया। अब वह निश्चिंत था और इब्राहिम लोदी से 2-2 हाथ करने को तैयार भी। चौथे हमले में बाबर ने लाहौर फतह किया और लाहौर को जलाकर खाक कर दिया। इसी के साथ बाबर पूरा पंजाब जीत चुका था। जहां दीपालपुर की रियासत उसने इब्राहिम के बगावती चाचा आलम खान को दी, वहीं सुल्तानपुर और जालंधर की रियासत दूसरे बगावती चाचा दौलत खान लोदी को।
लेकिन जैसे ही बाबर काबुल वापस गया, आलम खान और दौलत खान लोधी ने बिना बाबर की इजाज़त के हाथ मिला लिया और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, जिसमें उन्हें मुँह की खानी पड़ी और इब्राहिम लोधी ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इब्राहिम लोधी की कमजोरी को भांपते हुए बाबर ने नवंबर 1525 को काबुल से दिल्ली की ओर कूच किया। बाबर की सेना में 12 से 15 हज़ार लड़ाके थे, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लाया था जिसको भारत के राजाओं ने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया था, और वे थे तोप और मस्केट गन, जो कि उसने उज़्बेकों से लड़ाई के दौरान सफ़ाविदों से प्राप्त किए थे। नवंबर में काबुल से निकला बाबर अप्रैल तक पानीपत पहुंचा। शुरुआत में बाबर के साथ 12,000 सिपाही थे, लेकिन बहुत से बगावती सरदार बाबर के साथ आ जुड़े और सैनिकों की गिनती 20 से 25 हज़ार जा पहुंची। वहीं इब्राहिम लोधी की फ़ौज में 40 से 50 हज़ार सैनिक थे, जिसमें ज़्यादातर नौसिखिए थे जिन्हें पहले लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर बाबर एक परिपक्व मंजा हुआ सेनापति था। वह अपनी ज़िंदगी में उज़्बेकों, पठानों, ओटोमन्स, ईरानियों और तुर्कों के साथ जंग में उतर चुका था, इसलिए उसने हर गुट से कुछ ना कुछ सीखा था। जहाँ ओटोमन्स और ईरानियों से उसने तोप और मस्केट गन का इस्तेमाल सीखा, तुर्कों से कंपोजिट बो का इस्तेमाल सीखा, वहीं उज़्बेकों से तुलगुमा की कला सीखी और इन्हीं का इस्तेमाल उसने पानीपत के युद्ध में किया, जो कि हम आगे देखेंगे। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। जहां बाबर की सेना ने दाएं छोर पर खुद को पानीपत शहर से सुरक्षित किया, वहीं बाएं छोर पर सूखी हुई यमुना नदी में गहरी खंदक खोद दी गई, ताकि इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, जो कि बाबर की सेना के मुकाबले दुगनी थी, उन्हें साइड से ना घेर ले। बाबर की सेना के आगे 700 बैलगाड़ियां खड़ी थी, जिनको आपस में बांधा गया था, ताकि इब्राहिम लोधी की सेना के हमले के वेग को कम किया जा सके। हर दो बैलगाड़ियों के बीच 90 से 150 मीटर का गैप था और हर बैलगाड़ियों पर कवर लिए मस्केट गन से लैस सैनिक मौजूद थे। बैलगाड़ियों के बीच जगह इसलिए छोड़ी गई थी ताकि गैप में से घुड़सवार सैनिक जरूरत पड़ने पर निकल सकें। बाबर के पास 15 से 20 तोपें भी थी, जिनको उसने इन बैलगाड़ियों के पीछे खड़ा किया था। वहीं पानीपत शहर के छोर पर और खंदक के पास कंपोजिट बो से लैस घुड़सवार मौजूद थे, जिनका काम था लोधी की सेना पर साइड से हमला करना। बाबर खुद कुछ खास सैनिकों के साथ तीसरी पंक्ति में मौजूद था, जहां से वह सैनिक टुकड़ियों को दिशा निर्देश दे रहा था। वहीं उसने अपनी सेना के आगे घुड़सवार खड़े कर रखे थे, ताकि लोधी को दुश्मन की सेना की स्थिति समझने में मुश्किल हो। वहीं इब्राहिम लोधी की सेना 3 हिस्सों में बटी हुई थी। लोधी खुद सेना के बीच वाले हिस्से में मौजूद था। इब्राहिम लोधी के पास ना तो मस्केट थी और ना ही तोपें, लेकिन उसकी सेना के आगे चल रहे थे 400 बख्तरबंद हाथी, जो किसी भी सेना को डराने के लिए काफ़ी थे। शुरुआती हमले में लोधी की सेना ने पहले पंक्ति के मुगल घुड़सवारों को पीछे धकेल दिया। लोधी ने बाबर की सेना के बाएं छोर पर हमला किया। उसका लक्ष्य था बाबर की सेना को पानीपत से दूर खदेड़ना। यह देखते ही बाबर ने बाएं और दाएं छोर पर मौजूद तीरंदाज घुड़सवारों को लोधी की सेना पर साइड से और पीछे से हमला करने के लिए आगे भेज दिया। लोधी की सेना की गति बैलगाड़ियों की वजह से धीमी पड़ गई, जहां वह मस्केट गन लिए खड़े सैनिकों का बड़े आसानी से शिकार हो गए। वहीं तोपों की आवाज़ सुन हाथी बिदक गए और लोधी की सेना को ही कुचलते हुए पीछे की ओर दौड़ने लगे। मौका देख बाबर ने दूसरी पंक्ति में खड़े घुड़सवारों को भी बाएं और दाएं से लोधी की सेना पर हमला करने के लिए आगे भेज दिया। जहां सामने से लोधी के सैनिक तोप व बंदूक की गोलियों का शिकार हो रहे थे, वहीं दाएं और बाएं से मुगल घुड़सवारों ने उन पर तीर की बरसात कर रखी थी। दो तरफा हमलों से इब्राहिम लोधी संयम खो बैठा और सीधा खुद बाबर की फौज से जा भिड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। यह खबर सुनते ही अफगान सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे, जिनको मुगल घुड़सवारों ने अपने तीरों का निशाना बनाया। बाबर के मुताबिक इब्राहिम लोधी एक नौसिखिया लड़का था, जिसको पता नहीं था कि सेना को कब रोकना है और कब आगे बढ़ाना है। ये बात सच भी थी, क्योंकि जब लोधी ने बाबर की सेना पर खुद आगे बढ़कर हमला किया, तब उसके पास बहुत से रिजर्व सैनिक थे। वहीं बाबर अपनी पूरी सेना मैदान में उतार चुका था, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोधी खुद पर संयम नहीं रख सका और आनंद फानंद में खुद को लड़ाई के मैदान में झोंक दिया। बहरहाल दोपहर तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और मुगलों के हाथ दिल्ली से इतना खजाना लगा कि बाबर ने काबुल के बच्चे बच्चे को चांदी का सिक्का दिया।
बाबर ने समरकंद, ताशकंद, फरगना इत्यादि में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को सोने चांदी से लाद दिया। हर बड़े सरदार को 10 लाख दाम दिए गए। वहीं हुमायूं को बाबर ने 70 लाख दाम दिए। वहीं बाबर के हाथ कोहिनूर हीरा भी लगा जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन बाबर की सिरदर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बगावती अफगान सरदार मौजूद थे जिनको हराना जरूरी था। वहीं राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को दिल्ली का बादशाह होने का ऐलान कर दिया और अपने राजपूत सरदारों के साथ आगरा की ओर कूच कर दिया। बाबर को भारत में पैर जमाने के लिए राजपूतों और अफगान सरदारों पर विजय पाना जरूरी था। ये उसने कैसे किया ये हम देखेंगे अगली वीडियो में।